बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, लाहौर और गिरदोनवाह में बारिश की वजह से फजाई आलूदगी में गैर मामूली फर्क पड़ा है, जिससे शहरियों ने सुख का सांस लिया है। बारिश के साथ ही लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आ गई है। आज सुबह लाहौर दुनिया में आलूदगी के लिहाज से 10वें नंबर पर है। फजाई आलूदगी के लिहाज से कोलकाता दुनिया में पहले नंबर पर है। कोलकाता में 274 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि लाहौर में आज सुबह 134 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए, जो इंतहाई मुज़र सेहत फजाई मयार से बेहतर है। अपडेट करेंगे सुहेल इमरान। मैंने आज चेहरे पर मास्क नहीं लगाया और उसकी वजह यही है कि लाहौर की फजाई आलूदगी में गैर मामूली तौर पर कमी आई है। जी हाँ, इसकी वजह सिर्फ गवर्नमेंट की जानब से किए जाने वाले इकदाम नहीं है, जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन था और उसके लिए छुट्टियां की गई थी, बल्कि इसकी वजह यह है कि लाहौर में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। लगभग 3-3:30 बजे तेज आंधी चलना शुरू हुई और उसके बाद गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। और इस वक्त जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी रोड से, इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। तेज हवा चल रही है, सर्दी की शिद्दत में अब इजाफा हो चुका है और लग यही रहा है कि स्मोक से लाहौर के शहरियों और गिरदनवाह, जहां पर 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक किया गया था, उनको छुटकारा मिल जाएगा इस स्मॉग से और मौसम में बेहतरी आएगी। कुछ देर पहले तक एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर का 9वां नंबर है। जी हां, लाहौर का 9वां नंबर है, जबकि गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान दिल्ली और लाहौर के दरमियान पहले और दूसरे नंबर के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स पर मुकाबला जारी रहा था, लेकिन आज दिल्ली और उसके गिरदनवाह के इलाके भी 16वें नंबर पर हैं। इस तरह बारिश की वजह से स्मॉग में बहुत ज्यादा कमी आई है और शहरियों ने सुख का सांस लिया है। जी, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान में बारिश हुई, सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। रावलपिंडी में तेज बारिश और यालाबारी, मुख्तलिफ इलाके ज़ेरियाब आ गए। नाला नई में ग्वाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 7 फुट तक बुलंद हो गई है। झंग और चिन्योट में भी मूसलाधार बारिश हुई। इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में बारिश और यालाबारी हुई, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। IS को रीजन में बारिश के बायस 40 से ज़ायद फीडर्स पर फॉल्ट और ट्रिपिंग हो रही है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मलिका कौसार मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। भिंबर आजाद कश्मीर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। पंजाब के अजला गुजरांवाला, हाफिजाबाद और नारोवाल में स्मॉग की सूरत हाल के बायस दफा 144 के तहत हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हाफिजाबाद और नारोवाल में आज स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, जबकि गुजरांवाला में कल स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। आज देखें, गुजरांवाला शहर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि हल्की बारिश हो रही है। पिछले 2 से 3 घंटे कबल हल्की बारिश शुरू हुई, जो इस वक्त भी जारी है। मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से शहर में जो स्मोक के बादल, स्याह बादल कई रोज से छाए हुए थे, वो छट गए हैं। बारिश के साथ हल्की हल्की हवा चल रही है। सर्द हवा से आने वाली सर्दी की लहर भी महसूस हो रही है। स्मोक की वजह से गुजरांवाला शहर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इसके साथ साथ सरकारी दफातर में भी छुट्टी है और शहर की तमाम छोटी बड़ी जो सनतें हैं, जो कारखाने हैं, उनको भी आज बंद रखा जाएगा। शहर की मार्केटें आज बंद रखने का सरकारी तौर पर कोई ऐलान तो नहीं है, लेकिन गुजरांवाला में जुमे का रोज है, तो जुमे के रोज पहले ही जो ज्यादातर बड़ी मार्केटें हैं वो बंद होती हैं। तो अभी तक शहर की तमाम जो दुकानें और बाजार हैं वो भी बंद नजर आ रहे हैं। के दीगर शहरों की तरह हाफिजाबाद भी इन दिनों शदीद स्मोक की लपेट में चला आ रहा है, जिसके पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने दीगर मुतासरा अजला की तरह हाफिजाबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है, जिसके बाद यहाँ के तमाम निजी और सरकारी तलीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर की जानब से ज़िला भर में दफ़ा 144 नाफज करके आवाम को ज़्यादातर अपने घरों में रहने की हदायत की गई है। लेकिन शहरी इस स्मार्ट लॉकडाउन को यकसर नज़रअंदाज करते हुए न सिर्फ शहरों और बाज़ारों में खुल्लम खुल्ला घूमते फिरते दिखाई देते हैं, बल्कि इनकी अक्सरियत मास्क का इस्तेमाल भी ना कर रही। स्मोक के असरात को कम करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानब से तातीलात पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। जिला नारोवाल भर के निजी और सरकारी तलीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि दूसरी जानब स्मोक के असरात को कम करने के लिए हुकूमती इकदाम न होने के बराबर हैं। हुकूमत की जानब से आगाही वाक़ तो की गई है, ताहम फसलों की बाकियात के जलाने का अमल
बदस्तूर जारी है, जिसको रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता रात से बारिश जारी है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग से मानसेहरा मुजफ्फराबाद शाहरा और कोहाला मुजफ्फराबाद रोड बंद है, जिसके बायस इस्लामाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत समेत ज़ेरी, वादी नीलम, हटियाबाला, चिकार और चकोटी में गुज़श्ता रात से बारिश जारी है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। बर्थवाड़ गली, पंजाल गली और सधन गली, बाग महमूद गली में बर्फबारी हो रही है। पूंछ डिवीजन के हेडक्वार्टर्स रावलाकोट में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। जिला सधनोती में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी हो रही है। सधनोती में बारिश भी इस वक्त जारी है। दूसरी जानिब बारिश के बायस मानसेहरा मुजफ्फराबाद शाहरा लोहार गली पर लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसके बायस सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है। लैंड स्लाइडिंग के बायस कोहाला मुजफ्फराबाद रोड बंद है। इस्लामाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। तहम मुजफ्फराबाद से वादी नीलम को मिलाने वाली शाहरा हल्की ट्रैफिक के लिए खुली है। आगे बढ़े खबर दें, सियासी जमातों को जलसों की इजाज़त इंतजामिया से मशरूत कर दी गई है। सैनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। कार रैलियों की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी अमलाक पर सियासी जमातों के झंडे लगाने पर पाबंदी होगी। इंतखाबात 2024 इलेक्शन कमीशन के मुजाविजा ज़ाब्ता इलाक़ का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इलेक्शन एजेंट का मुतालिका हल्के से होना लाजमी होगा। किसी शहरी के घर के सामने एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। अदलिया और नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू पर मुहिम पर पाबंदी होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है। महंगाई से अवाम की जान छुड़ानी है। तरक्की के सफर का आगाज एक बार फिर होने वाला है। लाहौर में साबिक MNAs और MPs ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में इंतखाबात और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से तामीर, तरक्की और मौशी बहाली का दोबारा आगाज करेंगे। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क और अवाम की खिदमत की है। उनका कहना था कि पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने बहादुरी और वक़ार से सियासी इंतकाम के स्या दौर का मुकाबला किया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के अलावा दीगर सूबों में किस किस के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे, राना सनाउल्लाह ने सारा प्लान बता दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, बलोचिस्तान के कुछ हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। कराची में हमारे पास 3-4 मौसर उम्मीदवार हैं। जहां हमारे उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं वहां MKM को हमें स्पेस देंगी और MKM के साथ बहुत सी चीज़ें अभी तय होनी हैं। हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बलोचिस्तान जा रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने सीट एडजस्टमेंट की पेशकश नहीं की। मौलाना फजल रहमान के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन अभी कोई बातचीत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी से भी कोई इख्तलाफ नहीं है। वो अपनी और हम अपनी सियासत कर रहे हैं। हम कराची में MQM के साथ मिल के जो है वो उनकी मदद भी कर सकते हैं और उनकी मदद से हम वहाँ से 3 से 5 सीटों के ऊपर हमारे पास बड़े मौसर उम्मीदवार हैं जो वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करके रिटर्न हो सकते हैं। हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं और उस रास्ते में अगर कोई किसी से कोई एडजस्टमेंट होती है और उस एडजस्टमेंट से जो है वो इलेक्शन में जो है वो कामयाबी हासिल होती है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। क्यू लीग के साथ हम बिल्कुल सीट एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं। चौधरी शुजात से मियां नवाज शरीफ साहब का मुलाकात का भी इरादा है। और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, ये तय है। सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, अभी इसके ऊपर कोई बात हुई नहीं है। पीपल्स पार्टी से हम मुकाबला करेंगे, वो हमसे मुकाबला करेंगे। इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हमारी कोई आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस के मौके पर जलसा कोयटा में होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी और बलोचिस्तान में पहले से ज्यादा नशिस्तें जीतेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान का इजलास बिलावल हाउस कराची में हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में बलोचिस्तान की क़यादत के दरमियान सूबे की सियासी और तंजीमी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात के तनाजुर में अवामी राब्ता मुहिम पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलोचिस्तान के रहनुमा और कारकुनान के आम इंतखाबात के लिए तैयारियों की हिदायत की है।
इसराइली फौज की गजा पर बेदरेक बमबारी जारी है। जमीनी कार्रवाइयों में भी शिद्दत आ गई है। एक रोज में मजीद 500 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। तिबी मराकज भी निशाना बने हुए हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 11,000 से जायद और जख्मियों की तादाद 29,000 तक पहुंच गई है। इसराइली तैयारों ने गजा के इलाकों रफा, शुजाइया, अल जैतून, तल हवा, शेख रिजवान, अल नसर, नसायरत और शाती पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी की। रफा में घर पर हमले में हजाजी खानदान के 21 अफराद शहीद हो गए हैं। दीर अल बलाह में भी मंसूर फैमिली के घर पर बम गिरा दिया गया, जिससे 12 अफराद जाँ बहक हुए। जनीन में मजीद 10 फलस्तीनियों को शहीद किया गया, जिससे इलाके में शोहदा की तादाद 18 हो गई है। एक माह से जायद अरसे से जारी बमबारी में फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 11,000 से जायद और 29,000 जख्मी हुए हैं, जबकि खान यूनिस के इलाके में तिबी मरकज को भी बम से तबाह कर दिया गया। इसराइली हमले रुकवाने में ताहाल नाकाम अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी कमेटी ने कुदरती वसाइल पर फलस्तीनियों की खुद मुख्तारी का हक होने से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, इसराइल ने पहले एक तरीके से फ़लस्तीन पर कब्जा किया, अब दूसरे तरीके का होगा। पहले जब इसराइल ने कब्जे की कोशिश की तो वहाँ गोरिल्ला जंग शुरू हो गई। आगे जाकर अगर कब्जा होता है तो देखते हैं कि वो कैसे कर सकेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल के शिद्दत पसंद लीडर्स चाहते हैं गजा और मगरबी किनारे में मौजूद फ़लस्तीनियों को निकाला जाए। इसराइल के शिद्दत पसंद लीडर्स चाहते हैं इस खित्ते पर कब्जा करके ग्रेटर इसराइल बनाया जाए। मंदूब ने कहा कि जो सूरत हाल कश्मीर में है वही सूरत हाल फ़लस्तीन में है, इसलिए हमने फ़लस्तीन के मामले पर लीड ली है। इसराइल पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान OIC में तजावीज़ पेश करेगा। वहाँ से वो निकले हैं क्योंकि वो उसको संभाल नहीं सके, तो इसलिए वहाँ से निकल कर फिर उन्होंने उसको घिराव कर दिया, एक ओपन एयर प्रिजन बना दिया था गाजा में। तो वो एक किस्म का ऑक्यूपेशन था, अब दूसरे किस्म का ऑक्यूपेशन होगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। पहले उन्होंने कोशिश की थी ऑक्यूपेशन वहाँ रहने की, उसमें मुश्किलात पेश आई थी क्योंकि वहाँ गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गई। तो आगे जाके अगर ऑक्यूपेशन करते हैं तो देखें वो किस तरह से वो कर सकेंगे। तो सर अब वेस्ट बैंक जो है इसके बारे में व्हाट डू यू फोरसी, क्या अक़वाम मुत्तहिदा वेस्ट बैंक को बचा सकेगी या वेस्ट बैंक में भी इजरायली एक्शन जो है उसके आने के इम्कान हैं? ये देखें, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं इसराइल के, वो तो चाहते हैं और उन्होंने कोई इसको सीक्रेट नहीं रखा है, वो तो चाहते हैं कि जी बाकी जो फ़लस्तीनी जो रह गए हैं गाज़ा में और वेस्ट बैंक में उनको निकाला जाए और पूरा ये खित्ता जितना है पूरा इसको ऑक्यूपाई करके ग्रेटर इजराइल बनाया जाए। ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं। अब देखते हैं कि इस जंग के बाद में इजरायली लीडरशिप कौन आती है। खेल के मैदान से खबर दें, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में कीवीज ने श्रीलंका को 171 रन्स पर महदूद किया और हदफ 24वें ओवर में हासिल कर लिया। बेंगलुरु में खेले गए अहम मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। श्रीलंका को 171 तक महदूद किया। कौशल परेरा 51 रन बनाकर नुमायर रहे। ट्रेंट बोल्ट ने 3, सेंटनर, फर्गूसन और रचिन रविंद्रा ने 2-2 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड ने हदफ 23.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। कॉनवे ने 45, जल मिचेल ने 43 और रचिन रविंद्रा ने 42 रन बनाए। इस फतह के बाद न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मजबूत तरीन पोजीशन में आ गई। ICC वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 10 पॉइंट्स के साथ रन रेट भी बेहतर कर लिया है। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कान तकरीबन खत्म हो गए हैं। अगर इसे क्वालिफाई करना है तो पहले बैटिंग ही करना होगी और इंग्लैंड को कम अज कम 288 रन के मार्जिन से हराना होगा। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के 172 रन का हदफ 23.2 ओवर्स में मुकम्मल करके न सिर्फ 10 पॉइंट हासिल कर लिए बल्कि वो अब सेमीफाइनल की चौथी टीम के तौर पर सामने आई है, क्योंकि पाकिस्तान को अब इंग्लैंड को सिर्फ हराना नहीं बल्कि 288 रन के मार्जिन से हराना होगा। गो के इंग्लैंड की फॉर्म इस वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की तो उसे 50 में आउट करके 3 ओवर्स के अंदर ये हदफ हासिल करना होगा। पाकिस्तान के लिए बेहतर तो यही होगा कि पहले बैटिंग करके बोर्ड पर ज्यादा से ज्यादा रन लगाए और इंग्लैंड को 288 रन के मार्जिन से शिकस्त दे, तो ही वो सेमीफाइनल में जा सकेगी, वरना इवेंट से बाहर। दूसरी जानिब अफगानिस्तान है जिसका रन रेट पाकिस्तान से भी कम है। वो अब सेमीफाइनल की दौड़ से तकरीबन बाहर हो चुकी है, लेकिन अगर उसे क्वालिफाई करना है तो जनूबी अफ्रीका को 400 से ज्यादा मार्जिन से हराना होगा।
आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आखिरी मैच हफ्ते को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। खिलाड़ियों ने मैच की तैयारी के लिए ईडन गार्डन कोलकाता में ट्रेनिंग सेशन किया। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मैच 288 रन से जीतना होगा। वर्ल्ड कप में अपने आखिरी लीग मैच की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जुमेरात को शाम के सेशन में कोलकाता में ट्रेनिंग की। 3 घंटे के ट्रेनिंग सेशन में तमाम खिलाड़ी प्रैक्टिस में शरीक हुए। शादाब खान और हारिस रऊफ भी फिट हो गए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच हफ्ते को ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 288 रन के बड़े मार्जिन से फतह हासिल करना होगी। स्वात के इलाके कंबर में साल 2008 में हॉकी ग्राउंड पर काम शुरू किया गया, ताहम 15 साल गुजरने के बावजूद भी तामीराती काम मुकम्मल न हो सका। तफसील बताएंगे महबूब अली। जी बिल्कुल, स्वात के मरकजी शहर मिंगोरा से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर कंबर के इस मकाम पर इस हॉकी ग्राउंड को साल 2005 में इसकी मंजूरी दी गई थी, जबकि साल 2008 में यहाँ पर काम का आगाज किया गया था। तब जब स्वात में हालात कशीदा हो गए तो उसके बाद इस ग्राउंड पर काम को रोक दिया गया था। दोबारा इस ग्राउंड पर साल 2016 में काम का आगाज हुआ और इस ग्राउंड के लिए 16 करोड़ 65 लाख रुपए की मंजूरी भी दी गई। यहाँ पर काम का आगाज हुआ, ताहम गुज़िश्ता 3 साल से दोबारा इस पर काम जो है बंद कर दिया गया है। न सिर्फ इस ग्राउंड को पूरा तामीर होना था, बल्कि यहाँ पर हुकूमत ने आस्ट्रो टर्फ बिछाने का भी वादा किया था, लेकिन अभी तक इस ग्राउंड पर काम जो है वो बंद कर दिया गया है। और जो खिलाड़ी है वो बार बार हुकूमत से यही मुतालिबा कर रहे हैं कि इस ग्राउंड पर दोबारा तामीर का आगाज कर दिया जाए। 8वीं थल रैली की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग का अमल गुज़श्ता रोज मुकम्मल हो गया। आज दूसरे रोज क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले होंगे। मजीद बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अदनान मुश्तबा। थल जीप रैली का सिलसिला जारी है। आज क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले होंगे। गुज़िश्ता रोज सारा दिन जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती रही, टैगिंग होती रही, जो रेसर्स हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, उनका गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई। आज क्वालिफाइंग राउंड के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर से ज़ायद जो है वो ट्रैक तैयार किया गया है। इस 3 किलोमीटर के ट्रैक पर जो रेसर्स हैं वो अपनी गाड़ियाँ दौड़ाएंगे। 100 से ज़ायद जो रेसर्स हैं वो क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेंगे। कल स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जबकि 12 नवंबर को वुमेन और प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। तो आज सारा दिन ये क्वालिफाइंग राउंड का सिलसिला जारी रहेगा। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जो 600 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, ताकि जो लोग हैं, जो शायकीन हैं, उन्हें ट्रैक पर आने से रोका जाए। जिला इंतजामिया का कहना है कि जो क्वालिफाइंग राउंड और जो थल जीप रैली के हवाले से जो दीगर इंतजाम हैं वो तकरीबन मुकम्मल हैं। बहावलपुर में स्कूल्स ओलंपिक्स गेम्स के तीसरे एडिशन के खेलों के मुकाबले जारी हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, सैको ओलंपिक्स यानी स्कूल ओलंपिक्स गेम्स के तीसरे एडिशन का बहावलपुर के तारीखी ड्रिंक स्टेडियम में आगाज हो चुका है। इस 5 रोज़ा ग्रैंड स्पोर्ट्स इवेंट में न सिर्फ जनूबी पंजाब के 11 अजला की स्कूल्स की टीमें हिस्सा ले रही हैं, बल्कि इसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के स्कूल्स की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। इस स्पोर्ट्स इवेंट में 7 गेमों के मुकाबले जारी हैं, जिनमें हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स और भी मुकाबले जारी हैं। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक इस ग्रैंड स्पोर्ट्स इवेंट में मुल्क भर से 2100 तुलबा और तालबात हिस्सा ले रही हैं। इन गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने किया। खबर दें आपको, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के बाद रजिस्टर्ड महाजरीन को भी वापस भेजेंगे। बलोचिस्तान के वजीर इत्तलात जान अचकजई का बयान सामने आया। कहा इस वक्त 80,000 गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। कराची की हाजी कैंप होल्डिंग कैंप से 188 अफगान बाशिंदों को चमन बॉर्डर रवाना कर दिया गया। काफिले में 66 मर्द, 42 खवातीन और 80 बच्चे शामिल हैं। काफिले को सख्त सिक्योरिटी में रवाना किया गया है। मुल्क से अब तक 1,90,000 से ज्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। गैर मुल्कियों के मुल्क वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तफसील बताएंगे अबू बकर सिद्दीक। जी, इस वक्त जिस ट्रक में आप मुझे देख रहे हैं तो ये गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जानिब से जो है वो बुक है। एक फैमिली है इसमें जो कि अपने वतन जो है वो वापस रवा दवा है, और उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या कहना है उनका। बचपन पैदाशी बची और अल्हम्दुलिल्लाह टोल खलक दे, इंसानियत वाला खलक दे
او बस खलक दे मुंह सर खो जो अंतर को वतन तरवाने मुंह खपल जो चाहता बलद ने। इनका कहना है कि ये बचपन से ही पाकिस्तान में ही रिहाइश पजीर है। न सिर्फ ये बल्कि इनके जो दीगर रिश्तेदार है वो भी पाकिस्तान में ही रिहाइश पजीर, और जो प्यार मोहब्बत और एहतराम इन्हें पाकिस्तान में मिला है तो ये वो कभी नहीं भूल पाएंगे। कराची के मछेरों ने 70 करोड़ रुपए मालियत की सवा मछलियों का शिकार कर लिया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे। सवा मछली के पेट से निकलने वाली चर्बी फूटा ऑपरेशन के बाद टांके लगाने वाला धागा बनाने के काम आती है। इस मछली को गोल्डन स्वाब ही कहते हैं और नायाब होने की वजह से कीमत भी ज्यादा होती है। कराची के मछेरों ने 70 करोड़ रुपए मालियत की सवा मछलियों का शिकार किया। फिश हार्बर पर बोली लगाकर मछेरों ने जेबें नोटों से भर ली हैं। जमजम पार्क कराची में जापानी पौधों की मखसूस किस्म बोनसाई की नुमाइश शुरू हो गई है। बागबानी का शौक रखने वाले नुमाइश में दिलचस्पी ले रहे हैं। जमजमा पार्क में नुमाइश में जापानी काउंसिल जनरल भी शरीक हुए। कराची के जमजमा पार्क में जारी 2023 की सालाना बोनसाई नुमाइश का आगाज हो गया। नुमाइश में जापानी काउंसिल जनरल ने खुसूसी शिरकत की। नुमाइश में शरीक मेहमानों ने बोनसाई दरख्तों में भरपूर दिलचस्पी ली। बोनसाई दरख्तों की खास बात यह है कि उन्हें खास तकनीक के जरिए छोटा करके मुख्तलिफ अशकाल में डाला जाता है। बोनसाई सोसाइटी के नायब सदर खालिद सुहेल का कहना था, बोनसाई नुमाइश का मकसद इस फन को आम करना है। कराची में फ्लैट्स में रहने वाले इन दरख्तों को अपनी बालकनी में सजाकर घर की आराइश में चार चांद लगा सकते हैं। ये नॉर्मल दरख्त हैं। लोग समझते हैं कि बोनसाई कोई स्पेशल प्लांट है। नॉर्मल दरख्त है जिसको टेक्निक से हम छोटा रखते हैं। इसकी शेप भी हम खुद अपने हाथों से देते हैं वायरिंग करके। और बोनसाई का मतलब जैपनीज वर्ड है ट्री इन अ ट्रे। अब ये हमने शौकिया शुरू किया था एज अ हॉबी घरों में। फिर हम कुछ इकट्ठे हुए 98 में 5-6 लोग, तो हमने एक सोसाइटी बना दी। सोसाइटी ने फिर कहा, हमने सोचा कि यार हम अकेले घरों में कर रहे हैं तो और लोगों को भी सिखाएं। तो उस सिलसिले में हमने फिर एग्जीबिशन शुरू कर दी। 98 से हर साल हम 2 एग्जीबिशंस करते हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में जो गार्डनिंग से रिलेटेड लोग हैं उनको बोनसाई के बारे में पता चल गया।